हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो पेपर स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके बीएससी में चलता है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक, देखो सबसे पहले अपन देखते हैं अपना सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स की दो ब्रांच मानी जाती है, मेनली इसकी दो ब्रांच मानी जाती है। वैसे इसके पार्ट्स बहुत से मानते हैं, ठीक है, बहुत टाइप का होता है, लेकिन इसकी जैसे मेन ब्रांच दो मानते हैं अपन। कौन कौन सी होती है? एक होता है क्लासिकल फिजिक्स और एक होता है क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स और एक क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ये दो पार्ट होते हैं इसके। ये होता है 1900 से पहले का और ये होता है 1900 के बाद का। ठीक है, ये दो पार्ट होते हैं। एक क्लासिकल फिजिक्स होती है या क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं 1900 से पहले की, और एक होता है क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स या मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं इसको, 1900 के बाद का। ठीक, तो ऐसी अपने को क्या जरूरत पड़ी कि इसको फिजिक्स को अपन ने दो पार्ट में तोड़ा। ठीक, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक क्वांटम फिजिक्स। देखो इसको, क्लासिकल फिजिक्स था, इसकी तीन सब ब्रांच थी स्टार्टिंग में। जैसे इसकी मेन तीन सब ब्रांच है, कौन कौन सी? क्लासिकल फिजिक्स या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, पहला पार्ट था इसका क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा पार्ट था थर्मो डायनेमिक्स और तीसरा पार्ट था इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। ये इसके तीन पार्ट थे। ठीक, 1900 तक जितनी भी अपनी प्राकृतिक घटनाएं होती थी, कोई भी घटना होती थी, उसको अपने क्लासिकल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इन तीनों में से किसी भी एक पार्ट से डिफाइन कर देते थे। कोई भी घटना होती थी प्रकृति के अंदर, उसको अपन अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करना था तो अपन या तो क्लासिकल फिजिक्स लगाते थे उसके ऊपर, या फिर थर्मोडायनेमिक्स लगा देते थे, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो सुटेबल होती थी वो लगाते थे और उस घटना का विवरण अपन बता देते थे। ठीक है, लेकिन 1900 के आसपास, जैसे 1890, 1910 के आसपास कुछ एक घटनाएं ऐसी हुई कि उन घटनाओं की व्याख्या क्लासिकल फिजिक्स नहीं कर पाती है। 1900 के आसपास कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि उनकी व्याख्या क्लासिकल फिजिक्स नहीं कर पाती है। उन घटनाओं की व्याख्या करने के लिए जो फिजिक्स काम में लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे इसमें कि कौन कौन सी घटनाएं थी जिनको बताने के लिए क्वांटम फिजिक्स की जरूरत पड़ी अपने पास, या फिर उन घटनाओं को ये माने कि वो किसके अकॉर्डिंग डिफाइन हुई? क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग हुई। ठीक है, देखो क्लासिकल फिजिक्स के फेल होने के दो रीजन थे। सबसे बड़ी दो घटनाएं थी जिसकी वजह से क्लासिकल फिजिक्स फेल हुई, या क्लासिकल फिजिक्स के जो नियम थे वो उन घटनाओं के ऊपर, उन घटनाओं को बताने के लिए लागू नहीं हुई, या उन घटनाओं की व्याख्या नहीं कर पाए। कौन कौन सी थी? एक तो थी कि जिनकी वेलोसिटी हाई होती है, लगभग पर सेकेंड। ठीक, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, कितनी? लगभग 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी होती है तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए उस पार्टिकल के जो फिनोमिना होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं उस पार्टिकल की वजह से, उन घटनाओं की व्याख्या क्लासिकल फिजिक्स नहीं कर पाया। पहला पॉइंट तो आप ये मानो। दूसरा था एटॉमिक स्केल या फिर परमाणु क्षेत्र। ठीक, एक तो ये हो गया कि जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी हाई होती है और उनकी वजह से जितनी घटनाएं देखी जाती हैं उन घटनाओं की व्याख्या क्लासिकल फिजिक्स नहीं कर पाया। और दूसरा था एटॉमिक रिलेम या फिर परमाणु के क्षेत्र, यानी कि अपन ने ये तो बता दिया था कि किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये पार्टिकल्स होते हैं। यहां तक की घटनाओं को तो क्लासिकल फिजिक्स डिफाइन करता है, लेकिन इसके बाद की घटनाएं जैसे इलेक्ट्रॉन्स की क्रियाएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके अंदर की क्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है, उनको क्लासिकल फिजिक्स डिफाइन नहीं कर पाया। एक इसकी असफलता ये थी और एक असफलता ये थी। ठीक है,
इनको दूर करने के लिए जो फिजिक्स आया वो कौन सा फिजिक्स था अपने पास? क्वांटम मैकेनिक्स। समझ में आ गया होगा कि अपन क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स अपन क्यों पढ़ते हैं, जिसको आप मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हो, वो क्यों पढ़ा जाता है, ठीक है, उसकी स्टडी क्यों करते हैं, क्यों? क्योंकि एक तो जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी हाई होती है, जैसे 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और एक जो परमाणु क्षेत्र होता है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके अंदर की जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, इनकी वजह से जो घटनाएं होती हैं, उनकी व्याख्या ढंग से क्लासिकल फिजिक्स नहीं कर पाता है। इन घटनाओं की व्याख्या कौन करता है? क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक, अब क्वांटम मैकेनिक्स जैसे स्टार्टिंग में कैसे पता चला कि कौन सी घटनाएं थी ऐसी कि उनकी व्याख्या ये क्लासिकल फिजिक्स नहीं कर पा रहा था? ये तो अपन ने दो कंडीशंस बता दी कि एक तो वेलोसिटी हाई होती है और एक एटॉमिक क्षेत्र या परमाणु क्षेत्र। ठीक है, अब वो घटनाएं देख लेते हैं। सबसे पहली घटना थी कृष्णिका विकिरण, या फिर ये बोले ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, कृष्णिका विकिरण की जो घटना थी, कृष्णिका विकिरण की जो घटना थी, कृष्णिका ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो घटना थी, उसके बारे में क्लासिकल फिजिक्स नहीं बता पाया। कौन सा फिजिक्स नहीं बता पाया? क्लासिकल फिजिक्स। ये इसको डिफाइन नहीं कर पाया। क्यों? कौन सी फॉर्म नहीं कर पाया, ये देख लेते हैं। क्लासिकल फिजिक्स क्या कहता है, जैसे एनर्जी के रूप में लेके चलें, अगर क्लासिकल फिजिक्स के जो नियम होते हैं वो क्या कहते हैं कि कैसी होती है एनर्जी? सतत या फिर कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, किसी भी पार्टिकल की अगर इमिट करता है या ऑब्जॉर्व करता है वो एनर्जी को, तो किस रूप में करता है? वो सतत रूप में करता है। जबकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऐसा नहीं था। ये कैसा था? विविक्त था। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस था या फिर विविक्त था। इसकी व्याख्या किसने की? सबसे पहले, अब क्लासिकल फिजिक्स तो इसको डिफाइन नहीं कर पा रहा था, मैक्स प्लांक ने 1900 में, ठीक है, डेट थी 14 दिसंबर 1900 के आसपास, ये कुछ डेट थी। ठीक है, मैक्स प्लांक ने कृष्णिका विकिरण या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होती है कि वो सतत न होकर डिसकंटिन्यूअस या विविक्त होती है, ठीक है, या पार्ट्स के रूप में उसमें एनर्जी का अब्सॉर्प्शन या इमिशन होता है, उसको किसने बताया? मैक्स प्लांक ने बताया। एनर्जी का इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, E बराबर एच न्यू। ये मान सकते हैं कि जो क्वांटम मैकेनिक्स आपकी वो कहां से स्टार्ट होती है? इस फॉर्मूले से स्टार्ट होती है। एक तरीके से मान सकते हैं कि E बराबर एच न्यू है, ये क्या है? इसका क्वांटम मैकेनिक्स का बेस है, जहां पर न्यू क्या होती है? आवर्ती, ये होता है प्लांक नियतांक, और ये जो भी उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा होती है। ठीक है, किसी भी सिस्टम के लिए E बराबर एच न्यू। मैक्स प्लांक ने कहा कि कोई भी बॉडी होती है, कोई भी सिस्टम होता है, वो एनर्जी किस टाइप से उत्सर्जित या अवशोषित करता है? E बराबर एच न्यू की फॉर्म में। ठीक, या फिर अपन ये कहें कि पैकेट्स के रूप में। इनका आगे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे इनको, कृष्णिका विकिरण को भी आगे पार्ट में है आपके। अभी थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कि एक्चुअल में जो नियम थे या फिर जो भी आपके घटनाएं थी, कौन सी ऐसी घटनाएं थी कि उनको क्लासिकल फिजिक्स नहीं बता पाया। अपन शॉर्ट देख रहे हैं इसको। ठीक है, पैकेट्स के रूप में एनर्जी का इमिशन या अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और उन पैकेट्स को क्या कहते हैं? क्वांटा। एक तो ये अवधारणा निकल के आई यहाँ से। ठीक, ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी, इस ये जो प्रैक्टिकल था, इसमें जो भी इससे उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा होती है वो कैसी होती है? वो डिसकंटिन्यूअस होती है, विविक्त होती है। जबकि क्लासिकल फिजिक्स क्या कहता है कि एनर्जी का अवशोषण या उत्सर्जन कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये था। दूसरा था आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, दूसरा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की भी जो क्लासिकल फिजिक्स होती है ये व्याख्या नहीं कर पाया। इसके जो नियम होते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं बता पाए। इसके जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं उनकी व्याख्या इसके अंदर जो भी नियम थे वो नहीं बता पाई। तो आइंस्टीन ने देखा कि
जो E बराबर एच न्यू, ये जो फॉर्मूला था इसको इन्होंने यूज लिया, और यूज में लेने के बाद जो प्रकाश विद्युत प्रभाव से अपने को जो रिजल्ट्स मिल रहे थे, जो भी रिजल्ट्स मिल रहे थे, उन सभी की व्याख्या क्या कर दी, मैक्स प्लांक का जो एनर्जी फॉर्मूला था E बराबर एच न्यू, इससे प्रकाश विद्युत प्रभाव नियम से जितने भी अपने को फॉर्मूले मिले या इसका रिजल्ट मिला, उन सभी की व्याख्या इससे हो गई। अब क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक तो अपन ये मानते हैं कि E बराबर एच न्यू, और इसी फॉर्मूले को यूज करके आपने एक दूसरे नियम की भी व्याख्या कर दी, यानी कि अब जो ये क्वांटम थ्योरी थी ये क्या हो गई, प्रूफ हो गया इसके लिए कि क्वांटम थ्योरी भी होती है, ऐसा भी एक्चुअल में हो सकता है। दो नियम हो गए, ठीक। ये कुछ जैसे 1900 के समथिंग था, ये 1905 के समथिंग। इसके बाद आया बोर्स मॉडल, ठीक है। देखो परमाणु का बोर मॉडल, या इससे पहले परमाणु के लिए और भी मॉडल थे, कौन से थे, रदरफोर्ड मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल था। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल परमाणु की एक स्पष्ट व्याख्या जो होती है, परमाणु के बारे में स्पष्टता से नहीं बता पाता है, इसकी कुछ एक कमियां थी जिनको नील्स बोर ने अपना एक परमाणु के लिए एक मॉडल दिया, बोर मॉडल बोलते हैं जिसको, ठीक है। उसमें भी जो आपके क्वांटम मैकेनिक्स के जो रिजल्ट्स होते हैं उनका यूज किया, और एक नया परमाणु मॉडल दे दिया, ठीक है। यानी कि पहला नियम ये था, कृष्णिका के बारे में बताया, सबसे बेसिक ये माना जाता है कि क्वांटम फिजिक्स कहां से उत्पन्न हुई, कृष्णिका विकिरण की व्याख्या से। इसका जो रिजल्ट आया, इसमें जो भी रिजल्ट मैक्स प्लांक ने काम में लिया, E बराबर एच न्यू, एनर्जी का जो फॉर्मूला काम में लिया, उसको आइंस्टीन ने यूज किया और आइंस्टीन ने बता दिया, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बता दिया। अब जो भी फॉर्मुलेशन हुआ, जो भी फॉर्मूले आए क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जितने आ गए थे, उन सभी का यूज करके बोर ने एक परमाणु मॉडल दिया, नील्स बोर का परमाणु मॉडल बोलते हैं इसको। ये इससे ज्यादा व्याख्या करता है, रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो परमाणु के बारे में जितना बता पाता है, उससे ज्यादा नील्स बोर के परमाणु मॉडल ने परमाणु के बारे में बताया। जिसमें रदरफोर्ड का मॉडल था वो कौन सी फिजिक्स के अकॉर्डिंग था, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जबकि नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल था वो किसके अकॉर्डिंग था, क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग। ये तीन लॉज हो गए, ये था 19। इसके बाद चौथा नियम आया, ठीक है, ये था कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है कि कॉम्पटन इफेक्ट अपना आगे अपने सिलेबस में है, ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट ये था कि एक्सरे को इलेक्ट्रॉन से क्या किया गया, स्कैटर्ड किया गया, ठीक है। एक्सरे को इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड किया गया, ठीक है। इसमें जो रिजल्ट्स मिले अपने को, उनकी व्याख्या भी किसके अकॉर्डिंग नहीं होती है, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती थी। लेकिन जैसे ही क्वांटम फिजिक्स के नियम काम में लिए, तो जो भी सिस्टम था उसकी व्याख्या भी कर दी। क्वांटम फिजिक्स ने जो कॉम्पटन इफेक्ट से जो अपने को रिजल्ट मिल रहे थे उनकी व्याख्या भी कर दी, इसमें जो भी नियम वगैरह इसके जो पोस्टुलेट्स थे, ठीक है। एक्सरे क्या होता है, एक्सरे को क्लासिकल मैकेनिक्स क्या मानती थी, वेव फॉर्म, क्या मानती थी, वेव फॉर्म मानती थी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या था, कण था। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो ये घटना एक तरफ कण है एक तरफ वेव है, एक साथ होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। लेकिन जैसे कॉम्पटन ने बताया, कॉम्पटन ने प्रैक्टिकल करके देखा, कॉम्पटन इफेक्ट जिसको बोलते हैं हम, उसमें जो भी रिजल्ट्स मिले उनकी व्याख्या वेव और कण की, इलेक्ट्रॉन हो गया कण और एक्सरे हो गई वेव, इनकी व्याख्या आपकी क्वांटम फिजिक्स ने कर दी। अच्छे तरीके से आगे पढ़ेंगे इनको, ठीक है। ये चार नियम हो गए थे। इसके बाद भी एक नियम आया, आपके जो चार नियम थे, कौन सा था पहला, कृष्णिका के लिए था, दूसरा था प्रकाश विद्युत प्रभाव था, प्रकाश विद्युत प्रभाव, तीसरा था नील्स बोर का परमाणु मॉडल, और चौथा
प्रभाव। ठीक है, ये सभी किसको बताते थे कि वेव होती है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। ये किसको बताते थे कि कोई भी वेव होती है उसका कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, फिर आया 1927 में एक प्रयोग आया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। ठीक, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट आया जिसमें क्या बताया इन्होंने कि जो पार्टिकल होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेव नेचर। ठीक, ये चार लॉ थे, ये क्या बता रहे थे हमें, चार लॉज क्या बता रहे थे हमें कि कोई भी वेव होती है वो कैसा नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर भी शो करती है। जबकि डेविसन जर्मर प्रयोग ने ये क्या बता दिया कि पार्टिकल जो होता है वो कैसा नेचर शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है। यानी कि जो क्वांटम फिजिक्स के जो फिनोमेना थे उनका एक प्रूफ हो गया है एक तरीके से। ये अपने चार पांच जो लॉज हैं आपके, ये क्या मान सकते हैं, इसका बेस मान सकते हैं। ठीक है, इनके आधार पर अपन ये बता सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स भी सही है। ठीक, ये इसको तो बोला जाता है ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, जैसे यहाँ तक के जो नियम हुए इनको क्या बोला जाता है, ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। इसी के साथ जैसे 1925 और 1927 में दो वैज्ञानिक और थे, दो साइंटिस्ट थे जिनके कुछ एक्सपेरिमेंट और चल रहे थे। एक थे हाइजेनबर्ग, ठीक, और एक थे श्रोडिंगर। ठीक, ये थे, इन्होंने भी कुछ बताया जिनको क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स मैकेनिक्स। इन्होंने जो नियम बताए उनको बोला गया मैट्रिक्स मैकेनिक्स, और इन्होंने जो बताया उनको वेव मैकेनिक्स। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने जो बताया उसको बोला जाता है मैट्रिक्स मैकेनिक्स, और जो श्रोडिंगर ने बताया उनको बोला जाता है वेव मैकेनिक्स। दोनों का टारगेट एक ही था कि क्या डिफाइन करना है। ठीक है, सिर्फ नाम का डिफरेंस मानो आप कि इन्होंने मैट्रिक्स मैकेनिक्स बोली इसको और इन्होंने अपने नियमों को क्या बोला, वेव मैकेनिक्स। ये आते हैं आपके मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, जाते हैं मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स में, और जो आपके चार पांच नियम इससे पहले वाले थे वो किस में आते हैं, आपके ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स में। और इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है कलेक्टिव मैकेनिक्स। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, कलेक्टिव मैकेनिक्स। ये था अपना आज का पार्ट कि क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने की जरूरत कहां से पड़ी। ठीक है, और कौन से ऐसे नियम थे जो क्लासिकली पार्टिकल्स होते हैं, या फिर अपन ये बोलें कि स्थूल जो निकाय होते हैं उनको तो वो बता पाए, लेकिन सूक्ष्म निकायों को नहीं बता पाए। ठीक है, उनकी व्याख्या के लिए क्वांटम मैकेनिक्स काम में लिया जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि क्वांटम मैकेनिक्स कौन से पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई होता है, मेनली जो उस टाइम पर टारगेट किया गया था वो किया गया था सूक्ष्म निकाय या सूक्ष्म कणों के लिए। लेकिन ये सूक्ष्म से लेकर स्थूल निकायों तक सभी के ऊपर ये जो मैकेनिक्स होती है वो अच्छे तरीके से लागू होती है। जबकि जो आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स होती है वो सिर्फ स्थूल निकायों के लिए तो सही होती है, जबकि सूक्ष्म निकायों के लिए सही नहीं होती है। ठीक है, उनकी अच्छे तरीके से व्याख्या नहीं कर पाती है। ठीक, ये थोड़ा सा इसका बेसिक था। देखिए